अदिश राशि क्या है? एक सवाल बताओ। अदिश राशि में ऑप्शन ए अवश्य रहेगा। अदिश राशि में दिशा हो सकता है। ऑप्शन बी दिशा नहीं होगा। ऑप्शन सी दिशा अवश्य होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। चलिए अब इसमें आपको हाथ उठाना है, जिसको जो सही लगे बताएगा भाई। कितने लोगों को लगा है कि ये होगा? ए 1 2 3 5 6। अब बी कितने लोगों को लग रहा है? दिशा नहीं होगा। दिशा नहीं होगा और सी दिशा अवश्य होगा। दिशा अवश्य होगा। इनमें से कोई नहीं। वाह बहुत देखो, कहने का मतलब है, अगर हम आप लोगों से ये पूछे कि फिजिक्स कितना देर पढ़ाई होगा, अभी कितना देर पढ़ाई होगा? 45 मिनट, यही ना बोलोगे? क्या कभी ऐसा कभी हम पूछे हैं कि फिजिक्स जो है कितना देर पढ़ाई होगा, अकेले में मुंह करके पढ़ाई होगा? आपको आपसे जो सवाल पूछा गया है कि फिजिक्स कितना देर पढ़ाई होगा, तो सीधे आंसर आया 45 मिनट। क्या इसे बताने के लिए दिशा की जरूरत है? दिशा की कोई जरूरत नहीं। तो दिशा की जरूरत किस में नहीं है? समय में नहीं है। नाम है अदिश, मतलब दिशा नहीं। जिसमें दिशा नहीं हो वो कौन सी राशि है? अदिश राशि है। आंसर में समय जो है, समय हमारा क्या है? अदिश राशि हो गया, क्योंकि इसे व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? उसी तरह से अगर हम कहें कि एक बोरी में अनाज रखा हुआ है, तो जोखेंगे तो जोखने पर 10 किलो प्राप्त हुआ, 10 केजी प्राप्त हुआ। अब हम आपसे पूछे कि 10 केजी कौन दिशा में प्राप्त हुआ, क्या इसमें दिशा बोलने की जरूरत है? नहीं। तो 10 केजी में दिशा की जरूरत नहीं है, केवल मान की जरूरत है। तो ये जो है 10 केजी, ये क्या है? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कौन सा राशि हो जाएगा? अदिश राशि हो गया। यानी अदिश राशि में दिशा नहीं होता है। तो यहाँ पर हमने आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अदिश राशि में दिशा हो सकता है, दिशा नहीं होगा, या दिशा अवश्य होगा, इनमें से कोई नहीं। तो किसी चीज, किसी राशि को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है, केवल किसी से कम चल जाता है, मान से पता चल जाता है कि उसका मान है। तो उसे अगर पता चल जाए तो उस राशि को हम लोग क्या कहेंगे? ये बात क्लियर हो गया। फिर एक सवाल उठता है कि अगर हम विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा, विद्युत धारा में मान लो इधर से हमने 5 एम्पीयर का धारा प्रवाहित किया, ठीक है। अब ये दिशा हो गया पूरब दिशा। इसी तार में इधर हम प्रवाहित किए 2 एम्पीयर और इधर एक तार निकाल दिए, तो बोलो इसमें कितना धारा आएगा? इसमें टोटल धारा कितना आया? अब वही अगर हम तुमसे कहें कि एक वस्तु है, इधर से इधर खींच रहे हैं 5 न्यूटन से और इधर खींच रहे हैं 2 न्यूटन से, बोलो वस्तु किधर जाएगा? 5 न्यूटन की ओर जाएगा, लेकिन कितना से जाएगा? 3 न्यूटन से जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि
इसमें दिशा अलग अलग है। इसका जो परिणामी हम निकाले कि भाई किधर जाएगा, तो आपने सीधे 5 से 2 घटा दिया और आंसर बोला 3 यहाँ इस पॉइंट पर इधर से 5 एम्पियर आ रहा है करंट, इधर आ रहा है 2 एम्पियर। तो अब जो है करंट का वैल्यू 7 एम्पियर हम बोल रहे हैं, जबकि यहाँ भी दिशा विपरीत है, तो 2 एम्पियर इसका कट जाना चाहिए और आना चाहिए 3 एम्पियर, परंतु ऐसा नहीं हुआ। टोटल वैल्यू कितना आया? 7 एम्पियर। इसमें दिशा होने के बावजूद यहाँ पर हमने देखा कि ये सीधा सीधा जुड़ गया, और यहाँ पे जोड़ घटाव करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी? दिशा की। समझ में आया? मान और दिशा, अगर किसी राशि को व्यक्त करने के लिए दोनों चीज की अगर जरूरत पड़ जाए तो वो सदिश राशि हो जाएगा। जिसमें केवल मान की जरूरत हो तो वो हो जाएगा क्या चीज? अदिश राशि। तो बोलो यहाँ विद्युत धारा कौन सा राशि हुआ? अदिश राशि हुआ। इसमें दिशा का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम दिशा के अनुसार जोड़ घटाव किए हैं क्या? नहीं। तो जिसमें दिशा के अनुसार जोड़ घटाव हो रहा है तो वो हो जाएगा सदिश, और जिसमें नहीं हो रहा है वो क्या हो रहा है? अदिश। अब हम आपसे अगर कहें कि बताओ यहाँ 3x है प्लस ये 5x है, जोड़ के कितना होगा? 8x हो जाएगा। ये बात बुझाया? तो यहाँ तो सीधा सीधा जोड़ दिए, लेकिन वही अगर हम कहें कि एक आदमी को इधर से 5 आदमी खींच रहा है ना, और इधर से 3 आदमी खींच रहा है, तो बोलो हम किधर जाएंगे? अब टोटल कितना, इसको कितना आदमी खींच रहा है? गलत, इसको 2 ही आदमी खींच रहा है, क्योंकि 3 आदमी से 3 आदमी कैंसिल, तो बचा रहेगा। तो यहाँ पर जोड़ घटाव थोड़ा अलग है और यहाँ पर जोड़ घटाव अलग है। तो ई वाला जो जोड़ घटाव हो रहा है इसको बीजगणित कहा जाता है। समझ में आया? इसको हम लोग सदिश का नियम कहते हैं, यानी दिशा के अनुसार जोड़ और घटाव, जिसका योग जोड़ और घटाव जो होता है वो दिशा के आधार पर हो तब वो सदिश राशि हो जाएगा, और जिसका योग बीजगणित के आधार पर होगा वो कौन होगा? अदिश राशि। बोलो समझ में आ गया? तो अदिश राशि में ध्यान दीजिएगा क्या चीज होता है? मान होता है। अदिश राशि में मान होता है। इसका जोड़ घटाव किस नियम से होता है? बीजगणित। समझ में आ गया? लेकिन वही अगर हम बात करें सदिश राशि का, सदिश राशि को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो इसमें मान भी होता है और साथ में दिशा भी होता है। समझ में आ गया? और इसका योग जो हम लोग करते हैं वो किस नियम से करते हैं? सदिश के नियम से। सदिश का यानी कि दिशा के अनुसार जिसका जोड़ और घटाव होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसको हम लोग सदिश बीजगणित भी बोल सकते हैं, सदिश बीजगणित, या सदिश का नियम बोल सकते हैं, सदिश के नियम। बोलिए क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया? अब एक बार ध्यान से सुन लीजिए, फिर आप लोग को बताना है। आपसे अगर हम पूछें कि अदिश राशि से आप क्या समझते हैं, अदिश राशि क्या है, तो आपको बोलना है कि जिस भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मान की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और इसका योग किस नियम से होता है? खाली बोलना कि इसका योग बीजगणित के नियम से होता है। बोलो क्लियर हो गया? फिर पूछा जाए सदिश राशि क्या होता है, तो वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान और दिशा दोनों की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि। और इसका योग सदिश के नियम से होता है। समझ में आया? या सदिश बीजगणित के नियम से होता है। बोलिए क्लियर हो गया? फिर से एक बार सुन लीजिए, अभी हम हटा दे रहे हैं। अब आप लोग को बताना है कि अदिश राशि क्या है, तो फिर से सुनेंगे। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान की जरूरत होती है, दिशा की जरूरत नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और इसका योग बीजगणित के नियम से होता है। बोलो क्लियर हो गया? दूसरा सदिश राशि क्या है, तो वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान और दिशा दोनों की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। और इसका योग किस नियम से होता है? सदिश के नियम से होता है। इस समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? चलो एक कौन कौन बता सकता है? चलो तुम बताओ। हाँ
हाँ वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका योग इस तरीके से होता है। सदिश राशि वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान, दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका योग को सदिश के नियम। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अब बताइए, आपके सामने ये सवाल जो है इसका आंसर क्या होगा? अदिश राशि में आंसर क्या होगा? नालायकों, ये गलत है, ऐसे थोड़ी है। आपको अभी अभी बताए हैं कि विद्युत धारा में मान है, समझ में आया? उसमें दिशा भी है, दोनों चीज है, लेकिन व्यक्त करने के लिए केवल किसकी जरूरत है? मान की। लेकिन दिशा है कि नहीं? अब हम तुमसे अगर बोले कि बच्चे पढ़ते हैं, तो ऑप्शन ए नौकरी हो सकता है, ऑप्शन बी नौकरी नहीं होगा, और ऑप्शन सी नौकरी जरूर होगा। क्या आंसर होगा? आंसर है कि नौकरी हो सकता है, कोई गारंटी थोड़ी कि नौकरी हो जाएगा। पढ़ते हैं तो नौकरी हो सकता है, जरूर होगा ये गारंटी नहीं। ये बात बुझाया? अब बताइए, दिशा हो सकता है, अदिश राशि है, दिशा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सदिश राशि ही हो। समझ में आया? अदिश राशि में दिशा होने की संभावना है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब बोलो, बुझा गया? अच्छा, एक सवाल और बताओ, किसी भौतिक राशि में दिशा है, तो वह है ऑप्शन ए अवश्य सदिश, बी अदिश, ऑप्शन सी दोनों। आंसर क्या हो जाएगा? अगर किसी भौतिक राशि में दिशा है तो वो सदिश तो होगा ही होगा, लेकिन अदिश भी हो सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? आप पहचान कर में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है, सबसे पहले अलग अलग डेफिनेशन दोनों का किया आप लोग। पहले अदिश का लिखिए, बोले वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल मान की जरूरत होती है, दिशा की नहीं। केवल मान की जरूरत होती है। अरे ऑफिस में हल्ला हो रहा है। केवल मान की जरूरत होती है, दिशा की नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। इसका योग बीजगणित के नियम से होता है। 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 जैसे में बताइए क्या हो जाएगा? जैसे में लिखिए समय। जैसे में समय लिखेंगे द्रव्यमान, ताप, ऊर्जा, विद्युत धारा, आदि कर दीजिए। नेक्स्ट सदिश राशि। वैसी भौतिक राशि। सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी लिखिए।
बोले वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान और दिशा दोनों जरूरत हो। वैसी भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए मान और दिशा दोनों जरूरत हो। मान और दिशा दोनों जरूरत हो उसे सदिश राशि कहते हैं। मान और दिशा दोनों जरूरत हो उसे सदिश राशि कहते हैं। इसका योग सदिश के नियम द्वारा होता है। 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 हो गया? जैसे मैं लिख लीजिए बल, जैसे मैं लिख लो बल, बल त्वरण, बल त्वरण विस्थापन आदि। हाँ वेग भी हो सकता है। चाल नहीं होगा। देखो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम, इसे समझने के लिए जैसे मान के चलिए कि कोई व्यक्ति गरखा से हाजीपुर गया और फिर हाजीपुर से पटना गया, ठीक है। तो एक रास्ता है कि गरखा से हाजीपुर जाए और फिर हाजीपुर से पटना जाए, और एक शॉर्टकट रास्ता है जो गरखा से पटना जाता है। तो जब भी इस तरह के रास्ते बने हुए हैं जिसके वजह से एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, तो उसमें दो जो भुजा होता है उन दोनों को हम लोग दो अलग अलग सदिश से दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये गरखा से हाजीपुर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन से दिशा में है? पूर्व दिशा में है। तो इस पूर्व दिशा में इस सदिश को दिखाने के लिए सिर्फ एक वेक्टर लिख कर ए लिख देंगे, तो ये गरखा से हाजीपुर के लिए हो गया। और वही अगर हाजीपुर से पटना के लिए हम लिखना चाहें तो ऐसे वेक्टर लिख देंगे। ये बात समझ में आया? और इन दोनों के बजाय अगर आप शॉर्टकट रास्ता से जाना चाहते हो तो इसको हम लोग वेक्टर आर बोलते हैं। इंग्लिश में इसका पूरा नाम है रिजल्ट, यानी परिणाम। यानी इन दोनों का परिणाम तो यही है ना कि हमको गरखा से कहाँ जाना है? पटना जाना है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। अगर आप ये बात नहीं समझ पाए तो समझिए कि आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। याद रहे कि जो अभी बता रहे हैं ये हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो हर समय आपको दिक्कत होगा। जब भी न्यूमेरिकल बनेगा, जब भी कोई प्रश्न आएगा, जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, समझ में नहीं आएगा और बार बार गलती कर दीजिएगा। तो ध्यान सुनिएगा क्या हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो चीज आपको सामने दिखाया गया है, इसी चीज को मैं अगर दूरी के हिसाब से दिखाऊं, जैसे मैं अगर ये कहूं कि गरखा से हाजीपुर तक की दूरी 40 किलोमीटर है, मान लेते हैं, तो ये आपका 40 किलोमीटर मान लेते हैं लिखा गया, ठीक है। और हाजीपुर से पटना तक की दूरी मान लेते हैं कि 20 किलोमीटर है या 30 किलोमीटर है, तो हमने यहाँ 30 किलोमीटर लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की कुल दूरी कितनी हो गई? 70 किलोमीटर। क्या आपको लग रहा है कि ये वाला 70 होगा? 70 तो नहीं होगा, लेकिन 70 से कम जरूर होगा। मैं मान लेता हूँ कि ये दूरी है 50 किलोमीटर, थोड़ा देर, तो ये दूरी 50 किलोमीटर होगी। कितने लोग करते क्या है कि 40 किलोमीटर को अगर वेक्टर ए बोला गया है तो वेक्टर ए बराबर 40 किलोमीटर लिख देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा था समझिएगा, ऐसे लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। वेक्टर ए बराबर 40 कभी नहीं लिखाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ दिशा को बताने के लिए लिखा गया है।
ऐसे लिख देने का सीधा मतलब है कि गरखा से हाजीपुर यानी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका बस इतना ही मतलब है, इसका इस 40 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं। वेक्टर ए बराबर 40 किलोमीटर कभी नहीं लिखा है, तो लिखाएगा कैसे? तो आपको लिखना कैसे है, तो वेक्टर हटा के लिख सकते हैं। मतलब आप चाहे तो ए बराबर 40 किलोमीटर बोल सकते हैं। बोलिए, क्लियर हुआ? तो गलती से भी कभी ऐसा मत कीजिएगा कि वेक्टर ए बराबर 40 लिखते। जब भी अगर मान लिखना हो, क्योंकि ये दिशा को बताएगा, तो ये सदिश हो गया, और 40 किलोमीटर में कोई दिशा नहीं है, मान है केवल, तो ये अदिश हो गया। तो सदिश कभी अदिश के बराबर नहीं होगा। बोलो, क्लियर हो गया? अब इसी चीज को दिखाने के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज, एकदम एक एक बात ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए, अब हमने बोला कि वेक्टर ए बराबर 40 नहीं लिख सकते हैं, 40 किलोमीटर नहीं लिख सकते, ठीक है? तो इसे लिखें तो कैसे लिखें? तो एक तरीका आपने देखा कि इसको परिमाण के रूप में ए बराबर क्या लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको दिशा के साथ लिखें, ठीक है? तो इसको लिखने के लिए दिशाएं कितनी होती है ये बताइए? 4 दिशाएं हैं, ठीक है? चारों दिशा में ये वाला उत्तर दिशा हो गया, और ये दक्षिण दिशा हो गया, ये वाला पूरब, और ये पश्चिम, ठीक है? जो भी चीजें अभी आपको बताई जा रही है वो आगे बहुत डिटेल में आपको चलेगा। धीरे धीरे करके हम सारी बातें आपको समझाते जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि आप किसी भी तरह का न्यूमेरिकल बनाने में सक्षम हो जाइएगा। इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनना जरूरी है। आज के बाद हम अगर आपसे कहें, जैसे यूं समझ लो कि हवा का नाम पानी रहता, पानी का नाम हवा, तो काठी से नहाते, हवा से नहाते, सिंपल सी बात। लड़का का नाम लड़की रहता, लड़की का नाम लड़का। तो आज हम लोग किसको बुलाते? इधर से बुलाना तो लड़की को बुलाते, इधर से बुलाते, है कि नहीं? तो बात नाम में थोड़ा सा इस बात को समझिएगा। पूरब दिशा का नाम अगर हम आई लिख दें और इसके ऊपर ऐसे छोटा सा कैप दे दें, तो इसको पढ़ेंगे आई कैप। समझ में आया? या कैप आई बोल सकते हैं। आज के बाद आपको याद रखना है कि अगर पूरब लिखना हो, जिसके पास भी पूरब लिखना हो, बस उसके जगह पर आपको क्या लिखना है? आई कैप। तो बोलो, 40 का मतलब तो केवल मान हुआ, लेकिन वो गरखा से हाजीपुर गया है, पूरब दिशा में गया है, तब बगल में हम आई कैप लगा देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि वेक्टर ए जो है, इसका मतलब है कि व्यक्ति जो है वो 40 किलोमीटर चला है किस दिशा में, ऐसे लिख सकते हैं। तो मन में ये प्रश्न क्या होगा कि सर तो बाकी दिशाओं के लिए क्या लिखें? तो दिशाएं जो 4 बोले हैं, दिशाएं 4 नहीं, दिशाएं 10 होती हैं, ठीक है? कैसे? तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 गो है, और चारों कोना 8 गो हुआ, एगो आसमान, एगो पाताल, माने एगो ऊपर, एगो नीचे, टोटल 10 गो हो गया। 10 दिशाओं के लिए क्या क्या लिखना है, इस चीज को समझिएगा। देखिए, पूरब अगर रहेगा तो उसके लिए आपको क्या लिखना है? अब पश्चिम अगर रहेगा तो माइनस आई कैप लिखना है, इसका माइनस हो जाएगा। इसके बाद आपको याद रखना है, उत्तर रहेगा तो जे कैप लिखना है, ठीक है? और इसके उल्टा दक्षिण को माइनस जे कैप। बोलो, क्लियर हुआ? अगर आसमान की बात हो जाए तो के लिखना है, के कैप, ठीक है? और अगर नीचे धरती की बात हो जाए, नीचे की तरफ, तो माइनस के कैप का बात करना है। इसे एक्स अक्ष, इसको एक्स डैश, इसको वाई, इसको वाई डैश, है ना? ऊपर आसमान के लिए जेड और नीचे के लिए जेड डैश बोलते हैं। बोले, क्लियर हो गया? तो चलिए शुरू करते हैं। बताइएगा, ये कौन सा दिशा है? पूरा मत बोलो, आई कैप बोलेंगे। समझ में आया? ये कौन दिशा? माइनस आई कैप। हाई कौन दिशा? जे कैप। हाई बोलो, बुझा गया? गुड। अब बताइएगा, हाई वाला, ये वाला, ये वाला, और ये वाला माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, इसका अपोजिट। अब मान लीजिए कि कोई पूरब और उत्तर के कोना पर जा रहा है, इस डायरेक्शन में कहीं जाता, पूरब उत्तर हुआ, तो इसको आप देखिए गौर से, इसको हम आई बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? जे। तो इसको आई प्लस जे बोले। आई प्लस जे का मतलब कोना कोना पर, पूरब और उत्तर के कोना पर। बोलो, बुझा गया? तो जल्दी से बताओ, इस कोना को क्या कहोगे? माइनस आई कैप प्लस। बोलो, बुझा गया?
हरी कोना के माइनस आई कैप माइनस जे कैप, हरी कोना आई कैप माइनस जे कैप। बोलो दिशा बुझा गया। चलिए अब बताइएगा ये वाला कौन सा दिशा, ये वाला हरी वाला आई कैप प्लस, बुझा गया। ऐसे हो गया तो माइनस आई कैप प्लस में जे कैप। बोलो दिशा बताने आ गया। अब अगर हम ये कहें, एक लाइन है स्पष्ट, सोच के बताइएगा। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर दूरी तय किया। एक व्यक्ति कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर दूरी तय किया। तो बोलो इसे कैसे लिखा जाए, माइनस 10 आई कैप। बोलो बुझा गया। एक व्यक्ति पूरब दिशा में 2 किलोमीटर दूरी तय किया, तो आई कैप हो जाएगा। अच्छा, एक व्यक्ति पूरब और उत्तर दिशा में, पहले पूरब 4 किलोमीटर चला, पूरब 4 किलोमीटर चला, उत्तर 3 किलोमीटर चला, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। बुझा गया। अच्छा ये बताओ तो इसका मतलब क्या है। पश्चिम में 2 किलोमीटर गया, उत्तर में 5 किलोमीटर, भाई को ना होगा। बोलो बुझा गया। इसमें किसी को दिक्कत, दिशा बताने आ गया। चलो तुम इधर आओ। चलो ये कौन सा दिशा है लिखो। हाथ मत सटाओ, खाली मार्कर सटाओ। हाँ बहुत बढ़िया, चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है चलो चल तो आप अब हम खाली बोलेंगे तो लिखना है, ठीक है। कोई व्यक्ति आसमान की तरफ पूरब दिशा में जा रहा है, आसमान की तरफ पूरब दिशा में जा रहा है, आसमान की तरफ पूरब दिशा में। खाली लिख दो, तीर का चिन्ह बनाने की जरूरत नहीं। अगर आसमान का बनाना हो तो ऊपर बनाएंगे कि नीचे, ऊपर। हाँ बनाओ। देखो जब आसमान का बात आएगा तो उत्तर को ही आसमान समझना है, ठीक है। उत्तर को ही क्या समझना है, तो उसके लिए जे की जगह पे क्या लिखा जाए, एक है। तो मैंने क्या बोला है इसे, ये ना होगा सर, मैंने सवाल क्या बोला है कि पूरब की दिशा में कहाँ जा रहे हैं, आसमान की तरफ। चलो बनाओ। पूरब की दिशा में आसमान। हाँ किधर है पूरब, ये ना इधर है, इधर है, ऐसा आई कैप हो जाएगा ऊपर। और के कैप नहीं हुआ, और कोई बना सकता है, एनीबॉडी। देखो पूरब दिशा में ऊपर की तरफ यानी आसमान की तरफ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये ना दिशा हुआ, इसको बोलेंगे आई कैप प्लस। बोलो क्लियर हुआ। चलो विवेक इधर आ जाओ। जैसे जैसे बोलेंगे वैसे लिखना है। तीर का चिन्ह नहीं बनाना है, खाली लिखना है कैप से, ठीक है। कैप की साइड एक व्यक्ति पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 5 किलोमीटर, एक व्यक्ति पूरब दिशा में 5 किलोमीटर और उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर, उत्तर दिशा में एक कितना किलोमीटर बोले ना, 1 किलोमीटर, उत्तर दिशा में 1 किलोमीटर, धरती के नीचे 5 किलोमीटर गया, धरती के नीचे 5 किलोमीटर गया, धरती के नीचे 5 किलोमीटर गया। सही लिखा है कि गलत, गलत है, सही है ना। चलो ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो नेहा आ जाओ, बोलेंगे तो ऐसा ही लिखना है कोडिंग करके। कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर गया, पश्चिम में 5, पश्चिम में 5,
पश्चिम में 5। नहीं, काम भर लो। चलो लिखो। पश्चिम में पश्चिम में 5 किलोमीटर और दक्षिण में 2 किलोमीटर। दक्षिण में 2 किलोमीटर। हाथ नहीं सकता, खाली मार्कर। मार्कर को बड़ा करके लिखो। हाँ, दक्षिण में 2 किलोमीटर। चलो ठीक है। और आसमान में 11 किलोमीटर। आसमान में 11 किलोमीटर। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। चलो रिचा, तुम चलो। सब लोग को समझ में आ रहा है? जल्दी। इस बार थोड़ा सवाल में चेंज होगा। पूरब में 1 किलोमीटर। पूरब में 1 किलोमीटर। पूरब। उत्तर में 2 किलोमीटर। उत्तर में 2 किलोमीटर। और आसमान में भी 2 किलोमीटर। तो बताओ कितनी दूरी तय की है? तो बताओ कितनी दूरी तय की है? चलो हम बता देते हैं। देखो ये सवाल आ गया ना कि कितना दूरी तय किया। सबसे पहला चीज कि कोई भी व्यक्ति 3 दिशाओं में एक साथ नहीं चल सकता है, लेकिन एक बार में तीनों दिशा में चल सकता है। कैसे, समझिए। ये मार्कर को ठीक से देखिए। ये अभी किस डायरेक्शन में है? पूरब में गति किया। अब किधर किया? अच्छा, ये और ये। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन को अगर ऐसे तिरछा कर दें, ठीक हुआ? तो अब बताइए किस डायरेक्शन में? तो दोनों दिशाएं साथ साथ हो रही है कि नहीं? हो रही है। इस दोनों को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। मान के चलो कि कोई व्यक्ति पूरब दिशा में, पूरब दिशा, ये पूरब दिशा हुआ, वो 3 किलोमीटर गया। 3 आई है। और उसी समय, उसी वक्त वो 4 किलोमीटर दूरी तय किया उत्तर दिशा में। पूरब में कितना गया? और उत्तर में 4। ये कब हो सकता है? जब वो इस तरह से चले तब। बात समझ में आया? भले हम ये डायरेक्शन लिख दिए, लेकिन असल में वो ये वाला दूरी तय किया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा था कि कोई व्यक्ति पूरब और उत्तर के कोना पर चल रहा है, तब पूरब इधर है और उत्तर इधर है, और जब वो चल रहा है तब वो ऐसे चल रहा है। समझ में आया? अब सोचो कि यहाँ से जब ये ऐसे चलना शुरू किया तो ये वाला डायरेक्शन उत्तर पूरब का है। तो जब ये यहाँ पहुंचा तो ये भी तो दूरी तय हुई ना कि वो उत्तर में इतना चला, सॉरी पूरब में इतना चला। और जब ये यहाँ पहुंचा था उस वक्त ये यहाँ तक का भी दूरी तो तय किया। तो वो लोग एक साथ में 2 तरह की दूरी तय हो रहा है कि नहीं? चल रहा है भले ही इधर, लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि ये इधर चला है 5, उस वक्त जब ये यहाँ चला था तो यहाँ पे ये जब पहुंचा था तो 2 हो गया था ये वाला दूरी। तो हम बोल सकते हैं ना कि इधर अगर 5 चला है, इसका मतलब उत्तर दिशा में कितना चला है? सॉरी उत्तर नहीं, पूरब दिशा में कितना चला है? 2। अब उस वक्त ये वाला दूरी मालूम रहे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जाने का मतलब होगा कि वो 2 दिशाओं में जा रहा है और दोनों दिशाओं की दूरी अलग अलग है। क्या ये बात समझ में आई? तो मैं आपसे जो सवाल पूछा हूँ सोच के बताइए। यहाँ पर मैंने बोला है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा में 3 किलोमीटर और उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। इसका मतलब हुआ कि ये इस रास्ते पर चला। तो कितना दूरी तय किया ये पता करना है। तो देखिए बड़ा आसान सा है। अगर यहाँ तक की लंबाई का बात करें तो 4 है, तो ये लंबाई इस लंबाई के बराबर होगा कि नहीं? अगर यहाँ 4 लिख दे, 4i, 4j है, तो ठीक से देखिए ये वाले को हम लोग कहते हैं 3i प्लस, कहते हैं ना यही कि 3 किलोमीटर पूरब में 4 किलोमीटर, यही ना बोलते हैं।
अब बोले कि इसका लंबाई कितना होगा, तो समकोण त्रिभुज है तो इसका लंबाई है 4, इसका लंबाई है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का रूट ओवर कितना हो गया, 5 हुआ। तो देखो स्क्वायर करने से आया ना, तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मिल गया हम लोग कि ये अगर दूरी निकालना हो ना तो मुझे आई जे और के छोड़ देना है, अब बस खाली इसका स्क्वायर कर देना है, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, देखो कितना रहा है, 3 आ रहा है, 1 4 4 कितना हो गया 9, 9 का वर्गमूल 3। तो बोलो दूरी निकालने का नियम बुझा गया, सीधे आई जे के को हटा देना है, उस पर क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। बोलिए क्लियर हुआ सब लोगों को? अभी और डिटेल में देखेंगे, अभी घबराइए मत कि कैसे हुआ ये सब हम लोग जानेंगे। आइए सभी लोग अब त्रिभुज नियम पर आइए। अब बताइए भाई जो दिखाई दे रहा है, क्या इसके बराबर हम 40 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। 40 आई कैप लिख सकते हैं। अच्छा इसको मान लीजिए 30 है, जे कैप गलत हो जाएगा, एकदम सीधा रहे ना तब जे बोलता आई प्लस जे नहीं लिख सकता, नहीं पता, पता ही नहीं, ये नहीं मालूम है कि कितना होगा, ये ऐसे केवल मालूम तो है जैसे इस तरह से देखो, ये देखो मान लो कि इसका लंबाई हम तुमसे कहे आई वाला है, देख रहे हैं ना आई, इसको ऐसे ही बनाते हैं, ये वाला का ऐसे। अब बताओ कि ये वाला डायरेक्शन था 4 आई का है ना, और ये वाला डायरेक्शन था कितना 3 जे, तो इसका लंबाई कितना आया था 5, और इस 5 को सदिश रूप में लिखना होता है तो ऐसे लिखते हैं 4 आई का प्लस 3 जे का, ऐसा नहीं है कि 5 बराबर लिख देंगे, 5 इसका लंबाई है, इसको अगर सदिश रूप में लिखोगे तो जब भी लिखोगे ऐसे, ये नहीं कि 5 में आई या जे लगा दोगे, समझ में आया? इसकी दिशा इससे निर्धारित होगी। बोलो ये बात बुझाया? बहुत महत्वपूर्ण बात बताया, धीरे धीरे सारी बातें समझ में आएंगी। और आप देखिए इसके बारे में हमको डायरेक्शन नहीं पता है कि यहाँ पूरब होगा, पश्चिम होगा, उत्तर होगा, मुझे नहीं पता, थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमें नहीं पता। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है कि आई कैप मतलब तो आप जानते हैं कि पूरब होता है, जे कैप भी जानते हैं, के कैप भी जानते हैं कि ये पूरब हो गया, ये वाला उत्तर के लिए हो गया, ये आसमान के लिए हो गया। लेकिन जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं उसके बदले में कोई भी लेटर को कैप लगा के छोड़ देते हैं, जैसे एन लगा के इस प्रकार छोड़ दीजिए कैप, मतलब हम मान के चलेंगे कि होगा कोई दिशा, जब नहीं मालूम होगा तो उस कंडीशन में उसके जगह पे क्या लिख देना है, एन कैप लिख देना। बोलिए क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए कि कोई इस डायरेक्शन में गया, इसको हमने वेक्टर ए नाम दे दिया, तो जरूर ये किसी ना किसी डायरेक्शन में होगा, वेक्टर ए बराबर जरूर आई जे कैप होता होगा, लेकिन उस चीज को हम नहीं लिखे हैं, खाली वेक्टर ए लिख दिए, इसका मतलब कि जरूर इसके पास कोई दिशा है, भले हमको नहीं मालूम, लेकिन हम ये मान लें कि इसके पास एक दिशा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, फिर इसके बाद क्या हुआ कि एक सदिश मैंने यहाँ पे दिखा दिया वेक्टर बी। अब फाइनली यहाँ पर जो भी बंदा है वो इस रास्ते से होते हुए अगर यहाँ पहुंचना चाह रहा है, मतलब ये सीधा सीधा यहाँ पहुंचना चाह रहा है, समझ में आया? तो इस चीज को हमने नाम क्या दे दिया, वेक्टर। अब अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए कि अगर यहाँ से ऐसे गोल घूमना हो इस पर, तो जब तुम यहाँ से गोल घूमोगे ना तो यहाँ से यहाँ आओगे तीर के डायरेक्शन में, फिर यहाँ से यहाँ आओगे तीर के डायरेक्शन में, लेकिन जब यहाँ आओगे ना तब उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तीर ऐसे है, ठीक है? तो अब त्रिभुज नियम क्या है वो समझो। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज में कई भुजा, दो भुजा, दो भुजा से किसको, दो सदिश को निरूपित किया जाए, तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में, ये नहीं कि उसी दिशा में होगा, विपरीत दिशा, जैसे ये देखो ये ऐसे है और ऐसे है, तो इसके बाद ऐसे होना चाहिए था, लेकिन देखो ये उल्टा हो गया, तो हम कैसे बोलेंगे, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में
परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। फिर से, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा किस दिशा में, विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को निरूपित करती है। मतलब अगर गरखा से हाजीपुर जाना है, हाजीपुर से पटना, तो रास्ता दो गो है, एगो गरखा से हाजीपुर यानी वेक्टर GH, समझ में आया, और दूसरा क्या है वेक्टर HP, और ये दोनों बराबर होंगे किसके, वेक्टर GP के, समझ में आया। यानी कि वेक्टर R बराबर होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B। मैं थोड़ा देर पहले बोला हूं कि बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, बारीकी से समझिएगा। याद कीजिए, इसको 40 किलोमीटर बोले थे, इसको 30 किलोमीटर बोले थे, तो क्या 40 और 30 जोड़ के लिख देंगे हम इसको 70? नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ये बता रहा है कि इन दोनों रास्तों के बदले में ये रास्ता चला जा सकता है। इस प्लस का मतलब सिर्फ इतना ही है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इसका मान जोड़ देंगे तो इसकी लंबाई निकल जाएगी, बिल्कुल नहीं। अगर आपको इसका लंबाई निकालना भी है तो उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ये फॉर्मूला लगाना होगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये सब सिद्ध करवाएंगे, बताएंगे कि ये आया कैसे। इसके बाद थीटा क्या है, तो थीटा a या b के बीच बना हुआ कोण है, थीटा, समझ में आया। लंबाई निकालना होगा अगर इसका, तो ये फॉर्मूला लगेगा। और तुम्हें त्रिभुज नियम बताना हो तो इस तरह से बोलना होगा, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। कितने लोग बता सकते हैं, चलो बताओ। जी हाँ, अर्थात अर्थात वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B, समझ में आया। और R का मान क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, a और b के बीच बना हुआ कोण, ये वेक्टर R हो गया। बोलिए क्लियर हो गया। चलिए आप बताइए जाए त्रिभुज नियम क्या है, इसे संक्षेप में हम त्रिभुज नियम बोल सकते हैं। नहीं हुआ, चलो तुम बोलो त्रिभुज नियम। पीछे, सबसे पीछे बोलिए, नेक्स्ट, उसके बाद तुम बोलो। यस, त्रिभुज नियम अभी तो बताए हैं, फिर से सुनिए, बैठिए। देखिए, अभी आप जो इसके पहले क्लास कर रहे थे, इसके पहले क्लास वो 9, 10 में पढ़ा हुआ चीज है। अब आप जो भी क्लास करिएगा, जो भी कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि हम हमेशा क्लास में, मेरा सबसे ज़्यादा काम ये रहता है कि आप घर पर फिजिक्स पर ज़्यादा मेहनत नहीं करें। आप घर पर 10 मिनट 20 मिनट भी फिजिक्स पढ़ लीजिएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्लास में ही लगभग 90% याद करने का काम करते हैं। लगभग आपको सब क्लास में ही याद करा देंगे, लगभग क्लास में ही सब कॉपी भी बन जाएगा। तो बस इतना आपको इत्मीनान से करना है, घरे वाला काम पर हम कुछ नहीं छोड़ते, इसलिए ध्यान से सुनना है। और अब ये सब फाइनल कर लेना कि त्रिभुज नियम आज के बाद यहाँ से क्लास से निकली है, कोई पूछ दे कि त्रिभुज नियम क्या है तो फटाक से आना चाहिए। आप कुछ है नहीं, सोच के बोलना है, रटने वाला काम नहीं करना है। पहला चीज आप ये बताइए, ये है क्या, और ये क्या है, भुजा है। और वेक्टर ए क्या है, एक सदिश राशि है, यही ना है। तो हम बोलेंगे कि किसी त्रिभुज में कई गो भुजा, दो भुजाओं से दो सदिशों को, बोलो हम जो बोल रहे हैं मैच कर रहे हैं ना, हम ऐसा नहीं ना कि रटा हुआ बात बोल रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, अपना भाषा में बोलना है। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को क्या किया जाए, निरूपित किया जाए या प्रदर्शित किया जाए, निरूपित किया जाए। तो तीसरी भुजा किस दिशा में, विपरीत दिशा में। अगर ऐसे रहता तो उसी दिशा में बोल देते, लेकिन है किस दिशा में, विपरीत दिशा में। किसको व्यक्त करती है, परिणामी सदिश को, रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाती है, परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। अर्थात वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस वेक्टर B। और मुझे अगर इसका लंबाई निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो R बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का रूट होगा। कैसे होता है अगले क्लास में प्रूव कराएंगे। बोलिए क्लियर हो गया। कितने लोग बोल सकते हैं,
चलो प्रिया। हाँ। ठीक है। देखो एकदम अपनी भाषा में बोली, बहुत ही परफेक्ट, एकदम बहुत बढ़िया। ठीक है, और कोई? चलो बोलो। रूपाली बोलो। हाँ। देखो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सोचना है और बोलना है। ऐसा नहीं है कि रटा रटाया बात। आप इसको ऐसे बोलिए कि सर एक त्रिभुज अगर हो और उसमें दो गो भुजा को हम दो गो सदिश से दिखा दें, तो तीसरा भुजन विपरीत दिशा में उन दोनों के योग के बराबर होती है। देखो जोड़ा गया है कि नहीं? अपना बुद्धि से बोल सकते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे ना तो तीसरा सदिश आ जाएगा, यानी परिणामी सदिश के बराबर हो। ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रटा रटाया बात बोलना है। अपना भाषा का यूज करिए और बोलिए। त्रिभुज नियम बोलो। हाँ। दो सदिश राशियों को, ठीक है। तीसरी भुजा के बराबर होती है, तीसरी भुजा के सदिश के बराबर होती है, ऐसे भी बोल सकते हैं। बैठिए, पीछे कोई इधर बोलिए। चलिए, बाद में नहीं कहिएगा कि मौका नहीं देते, मौका सबको हम देते हैं और बाद में पछतावा होता है कि काश बोल दिए रहते। आपका डेवलपमेंट इसी चीज पर निर्भर करेगा कितना आप बोल पाते हैं क्लास में, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। सदिशों के योग का अब हम नियम पर आते हैं। चलिए नियम लिख लीजिए, बोल देते हैं। खाली कॉपी में लिख लेने से नहीं होगा, क्लास में ही सब हो जाना चाहिए। बोले किसी त्रिभुज में दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए। दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए। दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए। दो भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए तो तीसरी भुजा विपरीत दिशा में परिणामी सदिश को व्यक्त करती जाए। परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। परिणामी सदिश को व्यक्त करती है। हो गया, अर्थात में ये पूरा नोट कर लीजिए चित्र के साथ। इसके बाद हम लोग को एक लॉ और पढ़ना है, सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। देखिए क्या होगा। सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम में पहले कौन सा चतुर्भुज हम बनाएंगे? समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए कि ये हम लोगों का एक समांतर चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। अब मान लीजिए कि हम एक सदिश को ऐसे दिखा दिए, ये वेक्टर ए हो गया, ठीक है, और ये वाला वेक्टर बी हो गया। तो ये बताइए कि इसका डायरेक्शन अगर वेक्टर बी है तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा, सेम टू सेम।
तो क्या हम इसे वेक्टर भी बोल सकते हैं? और ये भी वेक्टर ए है, तो ऊपर वाला का भी डायरेक्शन क्या होगा? वेक्टर है। अब ठीक से देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच दूं ऐसे, तो ये विकर्ण हो गया। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इसको छोड़ दें तो फिर से त्रिभुज नियम ही आ जाएगा, है ना? और इस हिसाब से इसका मान किसके बराबर होगा? वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। तो यहाँ पे नियम त्रिभुज से ही ये निकला है, लेकिन इससे बेनिफिट क्या है? तो इससे बेनिफिट ये है कि अभी जो फॉर्मूला बताया है ना आर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी कॉस का रूट होगा, वो पता चल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हुआ कैसे। समझ में आया? अब इस नियम को बोलते कैसे हैं? तो बड़ा आसान है। एक जगह से अगर दो भुजा निकला हुआ, ठीक से देखो, है पॉइंट को ओ मान ले, तो इस जगह से वेक्टर ए निकला है या वेक्टर बी निकला है, इसी जगह से। और इसी जगह से देखो परिणामी सदिश भी निकला है। अगर एक जगह से दो वो सदिश निकले तो उसे हम आसन भुजा कहते हैं। आसन भुजा, तो आसन भुजा कौन है? वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये बात बुझाया। अब नियम देखो क्या बन गया, किसी समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज हो गया। आसन भुजा जब बोलेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? एक ही जगह से दो भुजा निकला हुआ है, तो किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए। ठीक है, सही बोल रहे हैं? किसी समांतर चतुर्भुज में कितने आसन भुजा? दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ बिंदु से, उभयनिष्ठ का मतलब ये वाला पॉइंट वेक्टर बी पर भी है और ए पर भी है, तो उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं, गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। बोलो, बुझाया? फिर से, किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए। किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, तो उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को दर्शाता है या व्यक्त करता है। क्लियर हुआ? बोलिए, किस चीज में? किसी समांतर चतुर्भुज में कितने भुजाएं? किसको दिखाया जाए? दो सदिशों को प्रदर्शित किया जाए, तो किस बिंदु से? गुजरने वाला क्या चीज? विकर्ण। किसको दिखाता है? परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है या व्यक्त करता है। किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, तो उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। कितने लोग बोल सकते हैं? चलो, ऋचा और श्रेया बोलो। पहले कोई भी एक आदमी बोलिए, फिर प्रिया भी बोलेगी। बोलो तेजी में, अपना भाषा में बोलना है, गलती होगा तो कोई बात नहीं, फिर से हम बताएंगे। ठीक है, बिल्कुल। उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण कहते हैं, ये भी बोल सकते हैं। वेरी गुड। अर्थात वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बोलो, समझ में आ गया? चलो श्रेया बोलो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो प्रिया बोलो। चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, तो वो उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को दर्शाता है। बहुत अच्छा, वेल डन, बैठ जाओ। ठीक है, और कौन हाथ उठाया था भाई? चलो तुम बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? सिंधु, बोलो। दो आसन भुजाओं हाँ, द्वारा दो सदिश
हम्म, तो घनिष्ठ बिंदु द्वारा उभयनिष्ठ बिंदु से घनिष्ठ बिंदु से निकट परिणामी सदस्य है। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा, थोड़ा बोलने में दिक्कत लग रहा है, तो आप लोग ये भटक धीरे धीरे खोलिए और सभी लोग अगर बोलना शुरू कर दीजिएगा तो ये एक फिजिक्स का सबसे बेहतर बैच बनेगा। ये आपके हाथ में है, लिख करके ही पढ़ना है या समझ कर क्लास में ही याद हो जाए वैसे पढ़ना, ये आपके ऊपर निर्भर है। समझ में आया? बैठिए, थैंक यू। चलिए इस नियम को लिख लेते हैं, कल इस पर सिद्ध करवा देंगे, खाली नियम लिख लीजिए। बोले नहीं सर, फिर मैं हो गया? बोले किसी समांतर चतुर्भुज में, किसी समांतर चतुर्भुज में, किसी समांतर चतुर्भुज में दो आसन भुजाओं द्वारा, दो आसन भुजाओं द्वारा, दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, दो आसन भुजाओं द्वारा दो सदिशों को निरूपित किया जाए, दो सदिशों को निरूपित किया जाए, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से, तो उनके उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण, गुजरने वाला विकर्ण, उभयनिष्ठ बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है, गुजरने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। अर्थात में ये लिख लेना है और कल हम इसमें प्रूफ करवाएंगे आपका फॉर्मूला इसी नियम के बाद।